नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। मैं इस समय कचहरी में मौजूद हूं। यहाँ लोग मौजूद हैं और चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह लोग यहाँ खड़े हैं और चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किसको आपको जिताना है, कौन सरकार कैसी हो और जिस तरह विकास कार्य करे और जिस तरह से जो विधायक मेरे क्षेत्र का है वो अच्छा कार्य करे, जो कार्य रुके हुए हैं उनको पूरा करे। आए लोगों से पूछते हैं, उनसे राय लेते हैं। कैसा रहेगा चुनाव की 2022 का चुनाव कैसा रहेगा आपका? 2022 का चुनाव बहुत अच्छा, और वैसे जहाँ तक हमें उम्मीद है कि 2022 बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बना रही है और इसमें गरीब, पीड़ित, शोषित हर वर्ग के लोग, सर्व समाज का समर्थन 2022 बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है। ये आपको 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा 2022 का चुनाव? 2022 का चुनाव ठीक रहेगा। जो भी आएगी सामने 10 ही तारीख को आएगी। 5 साल जो कार्यकाल रहा बीजेपी का, कैसा लगा आप लोग को? ये तो हमें बहुत अच्छा नहीं लगा फिलहाल, क्योंकि हम लोग किसान हैं, इसीलिए ना समझ में आई ये बात। तो क्या रहेगा आपके लिए? अब की तो पर्सनल हम लोग ये मान लीजिए कि अपना दल राष्ट्रीय मतलब इसी को वोट करेंगे। चलिए ठीक। आप बताइए कैसा रहेगा 2022 चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा होने वाला है और जनता जागरूक हो चुकी है। 5 साल की प्रदेश सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। उनके कार्यकाल को बहुत अच्छी तरह देखा गया। उनके कार्यकाल में जनता का किसी तरह का कोई लाभ, कोई विकास नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का। 2-3 साल से शिक्षा को एकदम से ख़त्म करने का काम किया गया। किसानों की आय को दुगना करने का वादा करके जो सरकार सत्ता में आई थी, उस सरकार ने किसानों को बर्बाद करने का काम किया। उसका सबसे बड़ा रीज़न साढ़ है, जो हर व्यक्ति जान रहा है। पूरा दिन आदमी किसानी करता है, रात भर आदमी खेत रखा रहा है। दूसरी चीज़ रोजगार की मुद्दा, जिस पे पूरे युवाओं का भविष्य खराब किया गया। 5 साल में कोई एक वैकेंसी सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई है। इस तरह से सरकार ने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है और अब आज के डेट में जनता जागरूक हो चुकी है और जनता पूरी तरह से बदलाव के पक्ष में आ चुकी है। चलिए आप एक नारी जी, हैं, कैसा रहेगा चुनाव आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम आशु पटेल है। मैं खुद मतलब मेरी खुद की एक पार्टी है, अपना दल बलिहारी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय धर्मराज पटेल और मैं उनकी बेटी हूँ। देखिए, चुनावी चर्चा या मुद्दे की अगर बात किया जाए तो ये कैसा रहेगा या कैसा, हम एक ही मुद्दे पे बात करना चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट बने, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, सबसे पहले उस गवर्नमेंट का एक ही नियम होना चाहिए। गवर्नमेंट को हमारी जनता चुनती है, जनता अपने भले के लिए चुनती है, देश के हित के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है। जब गवर्नमेंट बन जाती है तो उसको मतलब जो भी सरकार आती है उसको एक ही चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे जनता का विकास हो। क्योंकि हमारा देश जो है, हम लोग इंडिया से हैं और हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश होने के नाते मैं खुद एक किसान के घर की बेटी हूँ। तो मुद्दाएं तो बहुत हैं, जैसे भ्रष्टाचार या कृषि पे ही ले लिया जाए। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि ये साढ़ वाला, तो ठीक है, उन्होंने ये बताया कि साढ़ का। अब देखिए, जब चुनाव आ गया है तो इन्होंने क्या किया कि सारे साढ़ों को इकट्ठा करवा लिया उसका। और कुछ लोग बोलते हैं कि सबसे अच्छी सरकार ये रही बीजेपी की कि इन्होंने ये बूचर खाना बंद करवा दिया। मैं एक ही चीज़ पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि जैसे बूचर खाने की बात किया जाए, इस गवर्नमेंट ने क्या किया? जहाँ पे बात आए, सत्ता शासन की बात आई, उन्होंने सिर्फ मुस्लिम हिंदू को लड़ाया। बूचर खाने की बात किया जाए तो मैं यही, सब लोग कहते हैं कि जिनके पास लाइसेंस नहीं उनको रद्द कर दिया गया, बूचर खाना बंद। अरे मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिनके पास लाइसेंस है, क्या वहाँ पर गाय नहीं मर रही हैं? और आप लोग ग्रामीण उस क्षेत्र से हो, आपको खुद पता होना चाहिए कि बूचर खाना तो चलिए ठीक है, एक बार में चलिए ठीक है, हत्या कर दी गई गांव की, ये मुझे भी, मैं मतलब उसके खिलाफ नहीं हूँ कि हाँ बंद कर दिया गया तो मैं उसके खिलाफ हूँ, नहीं, मैं सपोर्ट करती हूँ। लेकिन आप अपने दिल से पूछ के देखिए, क्या कोई भी गाय अब सुरक्षित है? तो क्या लगता है, जैसा चुनाव की नज़दीक आ चुका है,
नामांकन की प्रक्रिया जब नज़दीक आता है तो ये तो होता ही है, सब लालच देते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, ये माफ़ कर दूंगा, खेती किसानी की बात करते हैं लेकिन हित की बात ज़रूर करते हैं। कोई किसानों का हित नहीं करता है, बात ज़रूर करते हैं। धन्यवाद। चलिए, और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, बताइए कैसा रहेगा चुनाव? सर 2022 में बहन जी की पूरी बहुमत सरकार आ रही है। दबे कुचले जो लोग हैं, जो उनका अपना अधिकार नहीं मिल पाया है, वो मिलेगा। हम लोग बहन जी के साथ पूरी ताकत से हैं, अपने विधायक जी को विधानसभा से जिता के लाएंगे। आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव? चुनाव बहुत बढ़िया रहेगा और इस बार जनता बदलाव के मूड में है और अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बहन कुमारी मायावती जी बनाने जा रही हैं। हम लोग पूरे ज़ोर शोर से एकदम लग गए हैं और अब की बार सरकार बनेगी। कैसी रहेगी बाबूजी सरकार आपकी? देखिए, जो देश में मुख्य मुद्दा है किसी भी देश में प्रदेश में, वो है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार को अगर देखा जाए बारीकी से तो दो खंडों में होता है, एक आर्थिक भ्रष्टाचार, दूसरा आपराधिक भ्रष्टाचार। आर्थिक भ्रष्टाचार की तरफ इस समय मैं नहीं जाना चाहता इस नाते कि चूँकि चुनाव चल रहा है। आपराधिक भ्रष्टाचार का ग्राफ आपने देखा होगा कि जहाँ मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है वहाँ पर मनोज गुप्ता नाम का व्यवसायी मार दिया जाता है और पुलिस लगभग 10 दिन तक उसमें कोई कार्रवाई करने में हिचक रही है। पुलिस के खिलाफ 10 दिन के बाद कार्रवाई की गई, उसमें विशेष करके सहयोग आप लोगों को रहा। को हटाना है, यही हम लोगों का एजेंडा है। हम आपसे एक चीज़ ये कहना चाहते हैं कि जैसे आज हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम भाई बुलडोजर चलवा रहे हैं उन पे अतीक अहमद पर और मुख्तार अंसारी पर, मैं मानता हूँ ये दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, इन पर बुलडोजर चल गया, बड़ी अच्छी बात है। एक वहीं विकास दुबे थे जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, उन पर बुलडोजर चल गया, उन पे उनकी इनकाउंटर हो गया। आप बताइए इनकाउंटर कौन सी देश की व्यवस्था है? जब आपकी कानून व्यवस्था है उसको आप सज़ा दे तो कोर्ट से दीजिए। इनकाउंटर कौन सी व्यवस्था है? आप खूब समझ रही है, जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। चलिए, तो लोगों ने देखिए जी सर, लोगों ने कहा कि बदलाव चाहिए, बदलाव के बाद ही जो विकास कार्य रुके हैं वो पूर्ण होंगे। लेकिन आने वाली 27 फरवरी को ये क्लियर हो जाएगा कि इनके इरादे कितने नेक हैं। जब ये वोटिंग करने जाते हैं, अगर वोटिंग करने जाने के बाद क्या अपने इरादे पे नेक उतरेंगे या अपने जो वादे इन्होंने किए अभी हैं कि 27 फरवरी को हम उन्हीं को वोट करेंगे जो मेरे विश्वास पे खरा उतरेगा, ये तो समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। विधानसभा चुनाव 2022 के तहत नाम निर्देशन के छठे दिन जनपद अयोध्या की 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आज कुल 22 नामांकन पत्र प्रत्याशियों द्वारा जमा किए गए। बता दें कि रुदौली विधानसभा सीट से मोहम्मद शेख अफगन AIMIM सबका दल यूनाइटेड पार्टी से राजकरण ने नामांकन किया, जबकि मिल्कीपुर से बसपा से मीरा देवी ने 2 सीटों में पर्चा भरा। बीकापुर से आज कांग्रेस पार्टी के अखिलेश यादव ने जहां अपना नामांकन पत्र भरा, वहीं अयोध्या सदर सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी रीता मौर्य ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बीकापुर से ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से श्रीमती मधु द्विवेदी, अपना दल बरिहाली पार्टी से दिशा पटेल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कुल मिलाकर के आज 22 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा। आम आदमी पार्टी से सुनील कुमार, निर्दल कृष्ण कुमार दुबे, जबकि अयोध्या में पीस पार्टी से मोहम्मद इस्लाम, लोक जनशक्ति पार्टी से अरुण कुमार, भारतीय जन चेतना पार्टी से रमेश कुमार चौबे, जन अधिकार पार्टी से राजेश कुमार, मौलिक अधिकार पार्टी से संजय कुमार और अन्य लोगों ने आज अपना नामांकन पत्र भरा। वहीं मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी के बाबा गोरखनाथ ने एक सेट में आज अपना पर्चा भरा। जिले की बीकापुर सीट से आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अमित सिंह चौहान ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। आज हमने 2 सेट में नामांकन किया आज बीकापुर विधानसभा से, और आज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रूप में मैंने नामांकन किया। और जो मैंने लड़ाई छेड़ी थी 2017 में, जब भारतीय जनता पार्टी ने मेरी माता श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी को भारतीय जनता पार्टी का बीकापुर से प्रत्याशी बनाया था, जो सपने थे मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी के, उन सपनों को लेकर हम लोग आगे बढ़े। और मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, उत्तर प्रदेश नेतृत्व को, कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता डॉक्टर अमित सिंह चौहान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, भारतीय जनता पार्टी बीकापुर का प्रत्याशी बनाया। तो हम लोग एक विश्वास के साथ निकले हैं, जो योजनाएं केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की है उसको जन जन तक ले जाएंगे
उसको आम नागरिक तक जोड़ेंगे। और जो हमने एक ठाना था 2017 में, जब हम विधायक बनी थी मेरी माता जी, कि एक सर्वसुलभ विधायक हो, जनता के बीच का विधायक हो, हर सुख दुख में जनता के पहुँचे और जनता भी आसानी से मिल ले, जो इसके पूर्व में 2017 के पूर्व में नहीं हुआ, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि आगे वाले समय में जैसा स्वरूप आदरणीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए देखा है, जैसा स्वरूप आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए देखा है, उस स्वरूप। जिले की रुदौली सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र यादव ने भी आज अपना पर्चा भरा। उन्होंने बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अयोध्या की महिमा और गरिमा के अनुरूप रुदौली का विकास होगा और रुदौली अयोध्या का प्रवेश द्वार बनेगा। अयोध्या की धार्मिकता के अनुसार रुदौली के धार्मिक स्थलों का वह विकास कराएंगे। जब श्रद्धालु पहुंचेंगे रामस्नेही घाट, तभी उन्हें लगेगा कि वो अयोध्या की सीमा में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कल्पना को साकार करने के लिए कि रुदौली क्षेत्र की तरक्की और विकास के लिए काम हो, वह पूरा प्रयास करेंगे। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने एक बार फिर से आज 2 सेटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अयोध्या सदर सीट से वेद प्रकाश गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा भरा। बता दें कि वेद प्रकाश गुप्ता ने इससे पहले भी नामांकन किया था। आज दोबारा नामांकन करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। 2 सेटों में नामांकन किया है और हमारे साथ हमारे प्रस्तावक आदरणीय रंकार सिंह जी, आदरणीय केशव बगुलर जी मेरे साथ में, और हमारे जो वकील हैं जिन्होंने हमारा फॉर्म भाई कृष्ण मुरारी सिंह जी, जो हमारे नेता भी हैं पार्टी के, और मैंने 2 सेट तक जमा किया हुआ है। हमारे साथ में हमारे ये हैं और हम लोग निश्चित रूप से अयोध्या विधानसभा पर आज पूरे विश्व की निगाह है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अयोध्या विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार भी आज सक्रिय नजर आए। भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान उनकी मौजूदगी बहुत कुछ संकेत दे रही थी। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में पहुंचे विनय कटियार ने कहा कि समाजवादी पार्टी अस्तित्वहीन पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए यह विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण है। अयोध्या में 5 सीटें हैं, 5 भाजपा जीतेगी। लेकिन ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 5 हमारी सीटें हैं और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। सभी प्रत्याशी यहाँ जीत करके अच्छे वोटों के साथ फिर लखनऊ जाएंगे। जिस प्रकार से हमारे 5 विधायक थे वही सब जीत करके जाने वाले हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है, बाकी तो सब गायब हो गए हैं। समाजवादी पार्टी तो अस्तित्वहीन हो गई है, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और जब दिखाई नहीं दे रही है तो जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और ऐसी स्थिति में जब अयोध्या जीतना है, अयोध्या जिला ये जीतेगा तो हमको बड़ी खुशी होगी। और आप सबसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, भारी मतों के साथ आप सब लोग जिताइए। बीकापुर तहसील क्षेत्र के रामपुर भगन बाजार में ग्राम समाज की बेशकीमती भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने का मामला गर्म हो गया है। आज ग्राम पंचायत रामपुर भगन के ही निवासी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए आरोप लगाया कि अवैध कब्जेदारी की शिकायत स्थानीय पुलिस तथा तहसील के जिम्मेदार अफसरों से किया गया, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। जिलाधिकारी से जब उन्होंने मुलाकात की और शिकायत की तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। ये जीएस की जमीन है, ये हट जाना चाहिए, अवैध कब्जा हटे यहाँ से। मिले तो गरीब को मिले, इसको बांग्लादेश ना बनाया जाए। इसको लाके वोट के नाम पे राजनीति करके ये जो है केवल उसको देके पूरा वो बना रहे हैं, अपना बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा, आप माफिया खत्म कर रहे हैं, बुलडोजर गिरा के इसको साफ कराइए। पोर्टल पे डाल रखा है। 4 पहिया वाहन सवार लोगों ने मोटरसाइकिल सवार चाचा भतीजा को टक्कर मार दी और बाइक से गिरने के बाद हथौड़े से उन पर हमला किया। अस्पताल ले जाते समय 50 वर्षीय सूर्य प्रकाश दुबे की मौत हो गई, जबकि 28 वर्षीय भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा मामला पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पिपरा ताल का है। एसएसपी ने कहा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है।
थानापुरा कलंदर क्षेत्र के गांव पारा निवासी श्री शिव प्रकाश दुबे की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम मौके के पर पहुंची तथा सीओ एडिशनल एसपी तथा मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पे जो बात बताई गई उसमें यह बात सामने आई कि एक कॉलिस गाड़ी ने, जब ये गांव से शहर की तरफ जा रहे थे तो एक कॉलिस गाड़ी ने सामने से इनकी गाड़ी में टक्कर मारी तथा इनके साथ इनका भतीजा भी था। दोनों लोग गिर गए। उसके बाद वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके द्वारा बताया गया कि कॉलिस गाड़ी से 3 लोग उतरे और उन्होंने जो श्री सूर्य प्रकाश दुबे हैं इन पे लाठी तथा हथौड़ा नुमा किसी औजार से उन पे हमला किया और उसके बाद वहाँ से भाग गए। ग्रामीणों ने इनको खदेड़ा तो कुछ दूरी पे जाके इनके द्वारा कॉलिस गाड़ी छोड़ दी गई और उसके बाद ये सभी लोग वहाँ से खेत में भागे। ग्रामीणों ने दौड़ाकर 2 लोगों को पकड़ लिया। श्री सूर्य प्रकाश दुबे को इलाज के लिए उनके भतीजे के साथ हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में सूर्य प्रकाश दुबे को मृत घोषित कर दिया गया। जो उनके भतीजे हैं वो सामान्य है, उनकी हालत वो ठीक है। और इस घटना पे तुरंत टीमें गठित करके उसमें जो 2 अन्य लोगों के बारे में बात आ रही थी उनको गिरफ्तार करने के लिए भी टीमें लग गई हैं। साथ ही साथ मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। प्राप्त तहरीर तथा समस्त साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी इसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य